पर हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है वो पूछ रहा है, मूसन तिवारी द्वारा बाल मंडली की शिकायत के बाद पाठशाला में भोलानाथ के साथ कैसा व्यवहार हुआ और उन्हें उनके पिताजी के द्वारा किस प्रकार घर लाया गया। इस घटना से बच्चों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है, माता के अंचल पाठ के आधार पर बताइए। तो किस तरीके से मूसन तिवारी को क्या कहते हैं भोलानाथ और उनके दोस्तों ने चिढ़ाया और जो है मास्टर जी ने कितनी सजा दी और फिर पिताजी ने आके बचाया, ये पूरी चीजें हमें बतानी है। मूसन तिवारी द्वारा बाल मंडली की शिकायत के बाद पाठशाला के 4 लड़के भोलानाथ और बैजू की गिरफ्तारी का वारंट लेकर निकले मतलब कि मास्टर जी ने बुलाया है। भोलानाथ जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही चारों लड़के उस पर टूट पड़े और उसे लेकर मूसन तिवारी के पास गए। उन्होंने भोलानाथ की खूब खबर ली। भोलानाथ का रोते रोते बुरा हाल था। जब भोलानाथ के बाबूजी ने यह सुना तो वो दौड़ते हुए पाठशाला पहुंचे और गोद में उठाकर उसे पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। फिर उन्होंने गुरुजी से विनती करके गोदी में भोलानाथ को घर ले आए। मतलब उन्होंने बोला कि अब हम घर ले जाएं, तो उन्होंने घर ले जाने दिया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बच्चों में चिढ़ाने एवं तंग करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। ये परिणाम के बारे में बिना सोचे ही अपने मन की इच्छा पूरी करने लगते हैं। संभवतः नटखट होना इसी को कहा जाता है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि खेल के चक्कर में वे सारी बातें भूल जाते हैं। जब साथ में दोस्तों का समूह मिल जाता है तो फिर उनकी प्रवृत्ति मनमानी करने की हो जाती है। यही बचपना है, यही बच्चों की मानसिकता है। तो जिस तरीके से भोलानाथ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मूसन तिवारी को चिढ़ाया, ये बच्चों के बचपने के बारे में हमें समझाता है। खाली भोलानाथ ऐसे नहीं थे, लगभग सभी बच्चे ही ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के अंचल पाठ में लेखक का अपने माता पिता से बहुत लगाव है। माता पिता भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। आपके विचार से लेखक को अपने माता पिता के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, सभी के माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो सिर्फ भोलानाथ का ही नहीं, हम सबका भी बहुत कर्तव्य बनता है उनके लिए बहुत कुछ करने का। क्या कर सकते हैं देखते हैं। माता का आंचल पाठ में लेखक का अपने माता पिता से बहुत लगाव है। माता पिता भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं। लेखक को अपने पिता से अधिक ही लगाव था। वह अपने पिता के साथ बाहर बैठक में सोया करता था। पिता ही उसे नहलाया धुलाया करते थे तथा उसे तैयार कर अपने पास पूजा में बिठाते थे। माँ लेखक को दूध पिलाती थी, ठीक प्रकार खाना खिलाती थी, उसके लिए सिर पर तेल लगाती, चोटी बनाती, माथे पर काजल की बिंदिया लगाकर नज़र से बचाने के उपक्रम करती थी। तो मतलब पिताजी क्या करते और माताजी क्या करती, ये सब बताया। लेखक पिता के कंधे पर विराजमान रहता। लगाव में वह पिता की मूछें भी उखाड़ता था। मतलब लड़ाई में नहीं, उनकी मूछें पकड़ के जो खींची वो भी करते थे। मुसीबत के समय वह माता के आंचल की शरण लेता है। इस प्रकार माता पिता दोनों लेखक के सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार से लेखक को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार से तंग नहीं करना चाहिए, शरारतें नहीं करनी चाहिए और न ही माता पिता को शिकायत का मौका देना चाहिए। उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। भाई, माता पिता हमारे लिए बहुत करते हैं और वो हमसे चाहते क्या है, सिर्फ मान सम्मान आदर और हम उनकी बात माने, बस इतना ही तो वो हमसे चाहते हैं ना। तो इतना देने में क्या जाता है, हमें करना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ एक स्थान पर दूसरे बच्चों की कुसंगति में एक वृद्ध व्यक्ति को चढ़ाता है। कौन वृद्ध व्यक्ति थे? मूसन तिवारी। इस अनुपयुक्त व्यवहार के लिए उसे क्या दंड भोगना पड़ा? आप इस घटना से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो पहले आपको वो घटना बतानी पड़ेगी और फिर उन्हें क्या दंड मिला ये बताएंगे और फिर हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आप बताएंगे। तो देखिए, ये सब मूल परक प्रश्न हैं। इनको आपको, क्योंकि अब मूल परक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप देखिएगा ध्यान से। हाँ, लेखक की गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम था मूसन तिवारी। उसे दिखाई कम देता था। भोलानाथ दूसरे बच्चों की कुसंगति में पड़कर उसने सबके साथ मिलकर उन्हें यह कहकर चढ़ाता है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इससे मूसन तिवारी चिढ़ जाते हैं और वे बच्चों को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। बच्चे भाग जाते हैं और उनके हाथ नहीं आते। वे बच्चों की शिकायत करने स्कूल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि भाई बच्चे जाएंगे कहाँ, लौट के तो स्कूल आना ही आना है, तो वो स्कूल चले जाते हैं।
भोलानाथ जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही उनके गुरुजी द्वारा भेजे गए लड़के उन्हें पकड़ लेते हैं। अपने इस अनुपयुक्त व्यवहार के लिए उन्हें गुरुजी द्वारा दिया गया दंड भोगना पड़ता है। भाई डांट पड़ती है, मार भी पड़ती है। गुरुजी भूरानाथ को खूब खबर लेते हैं और अंततः यह बात उनके पिताजी तक पहुंच जाती है। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बूढ़े व्यक्ति को तंग नहीं करना चाहिए। हमें बुजुर्ग व्यक्तियों का आदर और सम्मान करना चाहिए, उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिए एवं उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। उन्हें कभी भी अकेला या असहाय महसूस नहीं होने देना चाहिए। उनको अपना सहयोग देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद मिलना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उनको परेशान करेंगे तो देखिए, एक तो वो बुजुर्ग हैं और दूसरे ये जो व्यक्ति जिनको चढ़ाया इनको दिखाई भी कम देता था। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि हम अगर किसी को परेशान करेंगे तो उल्टा पलट के हमारे ऊपर भी कष्ट आना ही आना है। इसलिए ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों को कभी भी हमें तंग नहीं करना चाहिए, हमें उनके आशीर्वाद ही लेना चाहिए। तो उनको तंग करेंगे तो जाहिर सी बात है डांट पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप को देखते ही बच्चों ने क्या किया? जब चूहे के बिल में वो इतना सारा पानी डाल रहे थे तो उसकी जगह सांप निकल आता है, तो फिर क्या करते हैं वो लोग? तो देखिए क्या किया। एक बार बच्चे टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। इससे चूहा तो नहीं निकला पर सांप निकल आया। सांप को देखकर बच्चे बहुत अधिक डर गए। रोते चिल्लाते बेतहाशा भागते, कोई सीधा गिरा तो कोई औंधा, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूट गए। सभी गिरते पड़ते भाग रहे थे। स्वयं लेखक की देह भी लहूलुहान हो गई थी और वह एक ही सुर में दौड़ते हुए घर के भीतर पहुंचकर सीधे अपनी माता की गोद में शरण में चले गए। तो सब बच्चों का बुरा हाल था हमारे डर के, और सब चोट खाते गिरते पड़ते अपने अपने घर पहुंचे। और भोलानाथ भी सीधे घर पहुंचे घायल होके, और कहाँ गए? सीधे अपनी माता जी के आंचल में। प्रश्न संख्या 5 है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए। तो ये जो चैप्टर का शीर्षक दिया गया है ये सही है, हमें ये सिद्ध करना है, और अगर इसके अलावा कोई और शीर्षक आपको बताना पड़े तो वो देखना है। माता का अंचल शीर्षक की सार्थकता उसकी संक्षिप्तता और विषय वस्तु के साथ उसके संबंध पर निर्भर करती है। इन दोनों की दृष्टि से माता का अंचल एक सार्थक शीर्षक है। यह संक्षिप्त भी है और पाठ की विषय वस्तु माँ के आंचल के महत्व की को रोचक तरीके से प्रस्तुत भी करता है। बच्चे माँ के आंचल में छिपकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के साथ बीतता था। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध बहुत सीमित रहता था। अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाते देख कर भी माता की ही शरण में जाता है और अद्भुत रक्षा और शांति का अनुभव करता है। वह इस स्थिति में अपने पिता को भी अनदेखा कर देता है, जिनके साथ पूरा समय बिताता है, लेकिन उनके को भी अनदेखा करके सीधे माँ के पास भागता है। वह माँ के आंचल में दुपक कर राहत महसूस करता है। इस प्रकार माता का अंचल शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अन्य शीर्षक और क्या हो सकते हैं? मेरा बचपन, बचपन के सुनहरे पल, माँ की ममता, बच्चों की दुनिया। तो ये कुछ ऐसे शीर्षक हैं जो हम इनके लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं था? माँ भाई माँ जो है बच्चों को खूब भर भर पेट खिलाती है। कैसे खिलाती है? खूब भर भर कौर खिलाएगी। लेकिन पिताजी कैसे खिलाते? छोटा छोटा सा कौर खिलाएंगे। तो बच्चे ने एक बार मना कर दिया कि नहीं आप नहीं खाना, तो पिताजी छोड़ भी देते हैं कि हाँ चलो नहीं देना। तो ये जो है ना तरीका, ये माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि वह 4-4 दाने के कौर भोलानाथ यानी लेखक के मुंह में देते थे। छोटा छोटा सा कौर देते थे। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता था कि वो बहुत खा लिया है। माँ भर मुंह कौर खिलाती थी, थाली में दही भात सनाती थी, तरह तरह की पक्षियों की बनावटी नामों के कौर बनाकर खिलाती जाती थी। तभी उसे संतुष्टि का अनुभव होता था। तो पेट में जितना खाना लेके आए उतना बच्चों को किसी तरीके से बस खिला दो, ये एक मोटिव रहता था और वो ऐसा ही करती थी। और पिताजी क्या है, थोड़ा थोड़ा सा खिलाएं, इसलिए उन्हें पसंद नहीं आता था। मूसन तिवारी कौन था? उसने किसने चिढ़ाया और दंड किसे मिला?
उसे चिढ़ाया किसने था? बैजू ने चिढ़ाया था। और दंड किसे मिला? भोलानाथ को मिला था। मूसन तिवारी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसे कम दिखाई देता था। बैजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बैजू के सुर में सभी बच्चों ने सुर मिलाया और चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी बच्चों को मारने उनके पीछे दौड़े, परंतु बच्चे भाग गए। वे बच्चों की शिकायत करने उनके स्कूल जाते हैं। लेखक यानी भोलानाथ जैसे ही घर पहुंचता है, गुरुजी द्वारा भेजे गए लड़कों द्वारा भोलानाथ को पकड़ा जाता है। भोलानाथ यानी लेखक को इस अनुपयुक्त व्यवहार के लिए गुरुजी द्वारा दिया गया दंड भोगना पड़ता है। तो चिढ़ाया बैजू ने और भोगा किसने? भोलानाथ ने भोगा। माता का अंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम क्या था और उनका नाम भोलानाथ क्यों पड़ा? तो उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। और पिताजी उन्हें जिस तरीके से तैयार करते थे तो वो शंकर बाबा की तरह लगते थे, महादेव की तरह लगते थे, तो इसीलिए उन्हें भोलानाथ कहते थे। माता का अंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। उनके पिता उन्हें बहुत सुबह नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लेते। उनके ललाट पर भभूत एवं त्रिपुर लगा देते थे। सिर पर लंबी जटाएं होने के कारण भभूत के साथ वह बम भोला बन जाते थे। पिताजी उन्हें इस रूप में देखकर प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते और फिर इस तरह उनका नाम भोलानाथ पड़ गया। तो शिव जी की तरह लगते थे तो प्यार से उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। अगला प्रश्न है, आपको बच्चों का कौन सा खेल पसंद नहीं आया और क्यों? अब उन्होंने बहुत सारे खेल खेले हैं, तो कौन सा आपको पसंद नहीं आया और क्यों नहीं आया? हमें बच्चों का चूहे के बिल में पानी डालने का खेल पसंद नहीं आया, क्योंकि बच्चे चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे और चूहा बाहर आएगा, परंतु चूहे के स्थान पर सांप निकल आया। बच्चे रोते चिल्लाते इधर उधर भागते चले गए। लेखक भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वास्तव में ऐसे खेल से कोई दुर्घटना भी हो सकती थी, किसी को सांप काट भी सकता था। ऐसा खेल खेलना बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इससे बच्चों को तो नुकसान हो सकता था, लेकिन जानवरों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो ऐसे खेल आप कभी मत खेलिए जिससे दूसरों को परेशानी हो। प्रश्न संख्या 10 है, लेखक भोलानाथ को अपने पिताजी अपने साथ पूजा पर क्यों बैठाते थे? जाहिर सी बात है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमें अपनी नई पीढ़ी में देना होता है। तो जब भी ऐसे हम संस्कार करते हैं तो बच्चों को साथ बिठाकर उन्हें सिखाने का प्रयत्न करा जाता है, और यही भोलानाथ के पिताजी भी करते थे। लेखक के पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पूजा अर्चना करना, रामायण पढ़ना उनके नियम में था। वे अपने बेटे भोलानाथ से भी यह संस्कार डालना चाहते थे। इसीलिए जब वह पूजा करते तब उन्हें भी नहला धुलाकर पूजा में अपने साथ बिठा लेते थे। पवित्रता का भाव, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास की भावना अपने बेटे में बचपन से ही पैदा कर देना चाहते थे। तो वो भी अपने बेटे को एक संस्कारी ही बनाना चाहते थे, इसलिए वो ये उनको अपने साथ पूजा में बैठाते थे। भोलानाथ माँ के साथ कितना नाता रखता था, मतलब माँ के साथ बस कितना उनको था, वो सिर्फ दूध पीने तक, खाना खाने तक ही उनका नाता रहता था, ज़्यादा नहीं। भोलानाथ का अपनी माता के साथ दूध पीने तक का नाता था, परंतु भोलानाथ के लाख मना करने पर भी उसकी माँ उनके सिर पर वह सरसों का तेल लगाकर ही छोड़ती थी। माथे पर काजल की बिंदी लगाती, कुर्ता टोपी पहनाती, गोरस भात खिलाती। वास्तव में भोलानाथ जितनी भी देर माता के संपर्क में रहता, जबरदस्ती ही रहता था। कहानी के अंत में सांप से डरा हुआ भोलानाथ सीधा माता की ही शरण में जाता है और स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इससे पता चलता है कि भोलानाथ का अपनी माता से गहरा नाता था। तो वो सिर्फ खाने पीने तक का साथ है, जबरदस्ती का है, लेकिन आत्मीय भाव बहुत ज्यादा था। माँ जहाँ अपने बेटे से इतना ममतत्व रखती थी, तो भोलानाथ भी अपनी माँ से बहुत ही प्यार और विश्वास रखते थे। माता का अंचल पाठ में बच्चे बारात का जुलूस कैसे निकालते हैं? तो उन्होंने एक जगह बारात भी निकाली थी ना, उसका वर्णन हमें करना है। बच्चे जब बारात निकालते तो कनस्तरों का तंबूरा बजाते, आम की उगी हुई गुठली को घिस कर शहनाई बनाई जाती। बच्चों में से कोई दूल्हा बन जाता और कोई समधी। बारात चबूतरे के एक कोने से जाती और दूसरे कोने से वापस आ जाती। बारात जिस कोने तक जाती उस कोने को आम व केले के पत्तों से सजाया जाता, जैसे कि शादी में मंडप सजाए जाते हैं ना, तो उसी तरह सजाया जाता। एक पालकी को लाल कपड़े से ढका जाता और उसमें दुल्हन बिठाकर लाई जाती।
बारात के वापस आने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर उठाकर देखते। तो पिताजी को भी बड़ा इंटरेस्ट रहता था बच्चों के साथ मिलकर खेल खेलने में, तो हर खेल में किसी न किसी स्वरूप में वो शामिल होते थे। तो इसमें भी वो जो है पालकी का घूंघट उठाकर इस बारात में शामिल हो जाया करते थे। सबसे पहले हमारे पास में जो प्रश्न आ रहा है, देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह से कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन में किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है? तो हम सैनिकों को देखकर क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ले सकते हैं? देश की सीमा पर बैठे फौजी देश के प्रहरी होते हैं। वे देश की रक्षा तन मन से अनेक कठिनाइयां उठाकर करते हैं। सीमाओं पर चाहे तापमान निशून्य से नीचे हो या रेगिस्तान में आग बरसाता सूर्य, वे मौसम की मार सहते हुए देश की रक्षा में लगे रहते हैं। 24 घंटे सतर्क रहते हुए दुश्मन पर निगाहें व बंदूकें ताने रहते हैं। अपने परिवार से दूर अपने बिछड़ने का दर्द लिए वे सदा दुश्मन को मारने व मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपने परिवार से दूर रहते हैं, उसकी तो तकलीफ है, साथ ही अपनी जान न्यौछावर करने में भी वो पीछे नहीं रहते। सैनिकों का जीवन सभी के लिए एक आदर्श और देश प्रेम की भावना को जगाता है। हम उनसे सीख ले सकते हैं कि देश में बड़ा कोई नहीं है, यानी कि देश से बड़ा कोई भी नहीं होता। देश है तो हम हैं। जिस देश की माटी यानी माँ में जन्म लिया है, हमें सदा उसके लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवार, समाज, मित्र व शारीरिक सुख सभी देश के बाद है। हम उनसे हर परिस्थिति में खुश रहने व जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के जीवन मूल्य सीख सकते हैं। सैनिकों का समस्त जीवन एक संघर्ष है जिसे हम सभी अपनाकर जीवन को कुंदन बना सकते हैं। तो सैनिकों के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम अपना सकते हैं वो है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, बस हमें खुश रहना है। उन परिस्थितियों में भी अपने लिए खुशी निकाल ही लेनी है। अगला प्रश्न है, आप किसी पर्वतीय स्थल पर घूमने गए। व्यावसायिक गतिविधियों से प्रभावित जीवन मूल्यों वाले उस क्षेत्र के दर्द को एक लेख के रूप में लिखें। यानी कि आप किसी पर्वतीय क्षेत्र पर गए, यानी कि पहाड़ों पर घूमने गए, और वो पूरी तरीके से वहां पर व्यवसायीकरण हो चुका है। हम पहाड़ों पर जाते हैं वहां की नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए, लेकिन वहां पर भी आपको अगर वही व्यवसायीकरण, चारों तरफ दुकानें और इस तरीके से सारी चीज़ें दिखें, गंदगी दिखे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो लिखिए। तो हमने यहाँ पर एक लेख लिखा है, देखिएगा। पिछली गर्मियों की छुट्टी में मुझे मनाली जाने का अवसर मिला। मेरे माता पिता ने बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय स्थल है। जब हम वहां पहुंचे तो मेरी आशाओं पर पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि वहां चारों तरफ हरियाली और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के दर्शन होंगे, पर वहां जाकर मुझे दिल्ली जैसे नगर की भीड़ भाड़ का दर्शन हुआ। सड़कों के दोनों ओर खाने पीने से लेकर स्थानीय सामानों की दुकानें लगी पड़ी थी। लोग खा पी कर पानी की खाली बोतलें और सड़कों के किनारे ही फेंक रहे थे। पूरा पर्वतीय स्थल छोटे बड़े होटलों से भरा पड़ा था। पर्वतों पर पेड़ों के स्थान पर होटल ही होटल दिखाई पड़ रहे थे। कहीं खाने के ढाबे खुले थे तो कहीं लोगों को आकर्षित करने के लिए फेली वाले स्थानीय लोग सामान लिए पीछे पीछे घूम रहे थे। पूरा नगर मानो लोगों के बोझ तले दब गया था। नगर में बहती नदी मानो रोती हुई सी प्रतीत हो रही थी। लोगों के अतिरिक्त बोझ से पर्वतीय स्थल की खूबसूरती पॉलिथीन व कूड़े कचड़े के ढेर में परिवर्तित हो गई थी। मुझे लगा कि हमें प्रकृति में अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यावसायिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्राकृतिक सौंदर्य को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आप भी कहीं गए हों, आपको अगर ऐसा दिखाए तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियां देखकर लेखिका के मन में उपजे विचारों को अपने शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सिक्किम की जब उन्होंने फौजी छावनियां देखी तो उनके मन में जो विचार उपजे वो आपको लिखने हैं। सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियों को देखकर लेखिका के मन में अनेक विचारों ने जन्म लिया कि ये जवान देश की रक्षा करने के लिए कितना कठिन जीवन यापन करते हैं। उन्हें भयंकर शीत का सामना करना पड़ता है।
अनेक दैनिक आवश्यकताओं की कमी झेलनी पड़ती है। देशवासी चैन की नींद सो पाएं, इसके लिए वे दिन रात जाग कर पहरा देते हैं। सचमुच उनका जीवन अत्यंत दुष्कर व नमन करने योग्य है। अगला प्रश्न है, देश के प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित करते हैं। इस नैसर्गिक सौंदर्य की सुरक्षा में आप अपने दायित्व का निर्वाह कैसे करेंगे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आलोक में पुतिए। अब देख यहाँ पर क्या है कि जब हम कहीं पर ऐसा जाते हैं कि जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही चरम पे हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस पर्यावरण को किसी न किसी तरीके से दूषित कर देते हैं। इस जगह पर हमारा क्या दायित्व हो जाता है, ये आपको बताना है। देश के प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। वे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने साथ लाए हुए कृत्रिम और अप्राकृतिक सामान जैसे प्लास्टिक की बोतलें यहाँ वहां छोड़ देते हैं। पेड़ों व पहाड़ों पर गोद गोद कर अपने नाम और तिथियां लिख देते हैं। आपने देखा होगा, बहुत जगह हमने भी देखा है। प्राकृतिक स्थान का व्यवसायीकरण करने के लिए अधिक मात्रा में वनों को काटकर टूरिस्ट स्थान व होटल आदि बना दिए जाते हैं, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य मिटने लगता है। इस नैसर्गिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक स्थलों से अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वृक्षों को काटने के खिलाफ चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों को बढ़ावा देना चाहिए। नदियों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। उनमें कारखानों का दूषित जल नहीं मिलाना चाहिए। नदियों में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए। मुर्दों को जलाकर उनकी राख को पानी में बहाकर नदियों को दूषित नहीं करना चाहिए। नाविकों को प्रकृति और पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं उस सुंदरता यानी कि अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिमटिमाते तारों की छाया में गंतोक को देखकर साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका की अनुभूति को अपनी भाषा में प्रस्तुत कीजिए। तो उन्होंने जब गंतोक को टिमटिमाते तारों की छाव में देखा तो उन्हें कैसा लगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। टिमटिमाते तारों की छाया में गंतोक को देखकर लेखिका पर एक जादू सा छाने लगा। चमकते तारों की रोशनी में गंतोक रहस्यमयी और जादू भरा सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में सितारों के गुच्छों ने रोशनी की अनेक झालरें बना रखी। यह वातावरण लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। उसे आसपास सिर्फ शून्य का एहसास हो रहा था, यानी कि सब कुछ उनके लिए खाली था। वो उस सुंदरता को बस अपने अंदर समा लेना चाहती थी। सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका को बौद्ध धर्म संबंधी किन आस्थाओं और विश्वासों की जानकारी प्राप्त हुई तथा लेखिका ने उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की। तो बौद्ध धर्म संबंधी जो आस्थाएं और विश्वास की उन्हें पता चला, उस पर लेखिका ने क्या प्रतिक्रिया करी, वो भी उस आस्था में डूब गई थी। सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका ने देखा कि अनेक लोग वहां बौद्ध धर्म को मानते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। किसी शुभ अवसर पर भी इन पताकाओं को फहराया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता। ठीक है, जब इन्हें फहरा दिया जाता है तो इन्हें किसी तरीके से उतारते नहीं है, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं। जिन पर शांति और अहिंसा के मंत्र लिखे हुए हैं, लेखिका उनसे अति प्रभावित हुई। बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हुई थी और उसमें डूब ही गई थी। वो प्रेयर व्हील्स वगैरह उन्होंने खुद भी चलाए थे। सिक्किम की यात्रा के दौरान आदिवासी युवतियों को देखकर लेखिका का मन में क्या विचार उत्पन्न हुए, अपने शब्दों में लिखिए। जब लेखिका ने उन आदिवासी औरतियों को इतना मुश्किल काम करते देखा तो उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ था। वो वाकई जैसे लगता नहीं है कि हमें नींद से किसी ने झकझोर के जगा दिया हो, उस तरीके से उनके साथ हुआ था। वो इस सुंदरता में जहाँ डूबी आनंद ले रही थी, इस वास्तविकता को देखकर एकदम जो है वो उनको अंदर से तक उनके मन को हिला दिया था इस वास्तविकता ने। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका मधु कांकरिया ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें कुदाल और हथौड़ों से पत्थर तोड़ रही हैं। उनका ये काम अत्यंत खतरनाक व कठिन था।
गाइड ने बताया कि यह आम जनता है जो इसी प्रकार का जोखिम भरा जीवन जीती है। लेखिका को लगा कि ये औरतें बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटाती हैं। उसने यह भी देखा कि इनके बच्चे भी वहां पढ़ाई न करके मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं। वास्तव में पहाड़ों पर रहने वालों का जीवन अत्यंत कठिनाई से भरा होता है। जो पहाड़ हमें घूमने जाने पर अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं और हमारा मन मोह लेते हैं, वे वहां पर रहने वालों के लिए सहायक नहीं होते। रास्तों को चौड़ा बनाने, पहाड़ों को सुंदर बनाने और चाय के बागानों के सौंदर्य के लिए ये औरतें ही दिन रात काम करती हैं। तो सोचिए कि एक तो पहाड़ी जीवन की जो पृष्ठभूमि है वही बहुत मुश्किल होती है, उतार चढ़ाव हर चीज़ होता है, तो उसमें आपकी शारीरिक मेहनत बहुत पड़ती है। और उस पर अगर इस तरीके के काम किए जाएं, पूरा दिन ये काम किया जाए, तो बहुत मुश्किल जीवन होता है। हमारे लिए तो जीवन फिर भी बहुत आसान है, मगर पहाड़ों में ये जीवन आसान नहीं होता है। सिक्किमी नवयुवक ने स्नोफॉल की कमी का क्या कारण बताया तथा कटाव के विषय में क्या जानकारी दी। तो उसने ये बताया कि अब जो है यहाँ पर स्नोफॉल इसलिए कम हो गया है क्योंकि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। बर्फ जो है वो कटाव में मिलेगी और कटाव को स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई थी। चलिए देखिए क्या है। सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को जानकारी दी कि धीरे धीरे यहाँ स्नोफॉल कम होता जा रहा है, जिसका कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण है। प्रदूषण के अन्य बुरे प्रभाव भी यहाँ महसूस किए जा रहे हैं। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। स्वच्छ वायु न मिलने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। शीतल और पवित्र नदियां दूषित हो रही हैं। परिणाम स्वरूप पेट की अनेक बीमारियों को सहना पड़ता है। भाई जब गंदा पानी पिएंगे तो बहुत तकलीफ तो होगी ना। गाइड ने साथ ही कटाव के विषय में बताया कि कटाव टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इस कारण वह प्राकृतिक सौंदर्य अछूता है और कटाव का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया है। यह स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर है। यहाँ कोई दुकान भी नहीं खुली है, अतः यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को एक तरह से सौंदर्य का वरदान मिला है, क्योंकि अब वहाँ पर दुकानें नहीं है, व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, तो वो अपनी नैसर्गिक सुंदरता में, मतलब वो जैसा सुंदर था वो उसी तरीके से, उसमें किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर हमें स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी ये यात्रा वृत्तांत में वर्णित ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो। अब इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन आपको कौन सी कर रही है तो आप उसमें से एक लिख सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णित निम्नलिखित घटनाओं में से हमें बहुत प्रभावित किया है। जब लेखिका पहाड़ी सौंदर्य का आनंद लेने में डूबी हुई थी, तभी उसने देखा पहाड़ों पर अपने कोमल हाथों से कुदाल उठाए और पीठ पर छोटे बच्चों को बांधे हुए पहाड़ी औरतें पत्थरों की खुदाई में जी तोड़ मेहनत कर रही थी। वे पहाड़ी रास्तों को चौड़ा करने का कार्य कर रही थी। प्रकृति में इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच जीवन की सच्चाई, पेट भरने के लिए उन औरतों द्वारा किया जा रहा कठिन परिश्रम दिल को झंझोर देने वाला था। इस वास्तविकता से मुक्त नहीं मोड़ा जा सकता कि पहाड़ का जीवन एक संघर्ष है, मतलब वहां पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है दिन रात हर एक चीज के लिए। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका को कुटिया के भीतर घूमते चक्र को देखकर किस प्रकार की अनुभूति हुई। तो बौद्धिस्ट के यहाँ जो जो क्या कहते हैं प्रेयर व्हील होता है ना, जो बौद्धिस्ट में जो चक्र घुमाया जाता है, उनको देखकर उन्हें क्या महसूस हुआ। पाठ साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधु कांकरिया जब गंगटोक का भ्रमण कर रही थी तो उनका गाइड जितेन उन्हें एक एक स्थान को ध्यान से दिखा और उनके बारे में बता रहा था। तभी वहां एक कुटिया में लेखिका ने एक चक्र को घूमते हुए देखा। गाइड ने उसे प्रेयर व्हील बताया और कहा कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब लेखिका को यह अनुभूति हुई कि हम भारत में कहीं भी चले जाएं, पर लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य के बारे में सोच एक समान ही है। मतलब हम किसी भी जगह जाएं तो जो हमारे विश्वास हैं वो सब जगह किसी न किसी रूप में सामने आते ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाव कहाँ है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कटाव भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था। कटाव इतना सुंदर है कि ये भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ चारों तरफ बर्फ बिखरी रहती है। यहाँ के हिम शिखर एक प्रकार से जल स्तंभ हैं जो सदियों से बर्फ के रूप में जल को संग्रह करते आ रहे हैं। भाई सर्दियों में बर्फ ऐसे ही संग्रहित होती है और गर्मियों में ये शिलाएं पिघल कर जलधाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर कोई दुकान न होने से यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अछूता व अनूठा और नैसर्गिक है, जिसे देखते ही मन मुग्ध हो जाता है। मतलब हम जो एक नेचुरल ब्यूटी हम वहाँ पर देखते हैं, तो उसको देखते ही मतलब जैसे लगता है कि हमने स्वर्ग के दर्शन कर लिए। इसीलिए कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में श्वेत और रंगीन पताकाएं किन अवसरों पर लगाई जाती हैं। तो श्वेत पताका किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाई जाती हैं, जबकि रंगीन पताकाएं कुछ शुभ काम करने पर लगाई जाती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट के निधन पर लगाई जाती हैं। ये पताकाएं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। इसके विपरीत रंगीन पताकाएं मंगलकारी मानी जाती हैं, जिन्हें किसी भी मंगल कार्य को आरंभ करने से पूर्व लगाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि दोनों पताकाएं अलग अलग अवसरों पर लगाई जाती हैं और इन्हें हम उतारते नहीं हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाती हैं और फिर लोग वहां पर जो भी कार्य होते रहते हैं उन पर नई नई पताकाएं लगाते रहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका का मन फौजी छावनी में लिखे वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो वाक्य को पढ़कर उदास क्यों हो गया। हम अपना आज न्यौछावर करते हैं आपके कल के लिए। तो ये उस फौजी छावनी पर लिखा था, तो इसको देखकर हमारी लेखिका उदास क्यों हो गई। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका जब गंगटोक घूमने गई तब वहां आ पहुंची जहां चीन की सीमा के पास फौजी छावनी थी। वही लिखा था वी गिव अवर टुडे ए फॉर योर टुमारो। ये पढ़कर लेखिका उदास हो गई क्योंकि ये फौजी -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में देश की रक्षा पूरी मुस्तैदी से करते हैं। ऐसे तापमान में पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है। ऐसे में अनेक कठिनाइयों को सहते हुए अपने परिवार से अलग रहकर हम देशवासियों के लिए हमारे फौजी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसलिए उनके कठिन जीवन और त्याग को देखकर लेखिका उदास हो जाती है। वो जिन कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं और कितना त्याग करके वो यहाँ पर रह रहे हैं, इन सभी को देखकर हमारी जो लेखिका है वो उदास हो जाती है। क्योंकि हम लोग से बोला जाए कि आप ठंड में, हम एक दिन में हम आपसे डर के भाग लेंगे, लेकिन सोचिए वो वहाँ सिर्फ रहते ही नहीं, मुस्तैदी से अपने सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में सीमाओं पर बैठे सैनिकों के प्रति देश के नागरिकों के लिए क्या संदेश दिया हुआ है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ठीक है, वो देश के नागरिकों के लिए क्या संदेश दिया है उन्होंने। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में सीमाओं पर बैठे सैनिकों के प्रति देश के नागरिकों के लिए यह संदेश निहित है कि नागरिकों को सैनिकों का सदा सम्मान करना चाहिए। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके परिवार का सदा सहयोग करना चाहिए। वो अपने परिवार को छोड़ के आते हैं, अगर वो उनके परिवार हम सभी लोगों के परिवारों के आसपास ही कहीं रहते हैं, तो अगर उन्हें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उनके त्याग, सेवा, बलिदान और संघर्षपूर्ण जीवन को अवश्य समझना चाहिए। वे किस प्रकार इतनी कठिनाइयों में अपने परिवार से अलग रहकर सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमें स्वतंत्र रूप से निडर होकर जीने का भाव प्रदान करते हैं। तो वो हमारे लिए अगर इतना कर रहे हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें सम्मान दें और उनके परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं, उनको हमारी सहायता की ज़रूरत है तो हमें वो मदद करनी चाहिए। आज की पीढ़ी कुदरत की खूबसूरती को बिगाड़ रही है, उसे रोकने समझाने के लिए आप क्या करेंगे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के संदर्भ में लिखिए। आज की पीढ़ी नहीं जानती प्राकृतिक सुंदरता को कैसे बचाए रखना। अगर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आए कि हम उन्हें रोकना चाहें या समझाना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं।
आज की पीढ़ी कुदरत की खूबसूरती को बिगाड़ रही है। पाठशाला सना हाथ जोड़ी के संदर्भ में लेखिका ने निम्न विचार हैं। उनके अनुसार पर्वतों पर कम होती बर्फ व प्रकृति असंतुलन के लिए प्रदूषण जिम्मेदार है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे प्रदूषण से मुक्त करना होगा। युवा पीढ़ी को इसमें अपना योगदान देना है। आज की पीढ़ी को समझाना होगा कि वन कटाई के स्थान पर वृक्षारोपण को महत्व दिया जाए। तो काफी हद तक हम लोग ये समझ रहे हैं कि पेड़ हमारा भविष्य है। इनको हम जितना लगाएंगे, इनकी देखभाल करेंगे, हमारे लिए हमारा भविष्य उतना आसान हो जाएगा। देखिएगा कि चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं? प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने क्या कहा है, संक्षेप में लिखिए। अब उन्होंने प्रश्न ही पूछा है कि मैं क्यों लिखता हूं, तो इसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा। लेखक अज्ञेय जी ने मैं क्यों लिखता हूं के उत्तर में कहा कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः वह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वह इसलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सके। उनके मन में जो विचार और छटपटाहट व बेचैनी होती है, उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने व संपादक की विवशता या दबाव के कारण भी लिखता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो ऐसे मतलब अपनी आंतरिक अनुभूति को बयां करने के लिए लिखते हैं, और कभी कभी जो बाहरी प्रेशर होते हैं उनके लिए भी लिखता है। पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचार को तटस्थ रखकर सबके सक्षम प्रस्तुत करने व आत्मसंतुष्टि के लिए ये लिखते हैं। यानी कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लिखते हैं। तो लेखक किसके लिए लिख रहे हैं? वो आंतरिक दबाव और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूं? प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय के किसी एक तर्क का उल्लेख कीजिए। जो उन्होंने कई तर्क दिए हैं, उसमें से एक तर्क आपको लिखना है। मैं क्यों लिखता हूं कि प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने कई तर्क दिए। उनमें एक प्रमुख है, वह इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह स्वयं यह जानना चाहते हैं कि वे क्यों लिखते हैं। लिखकर ही वह अपने मन के अंदर की बेचैनी या भावों को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे चीज़ों को लेकर कभी कभी हमारे द्वंद्व चलता है, हमें समझ नहीं आता। तो लेखक के अंदर भी कुछ इसी तरह का द्वंद्व चलता है, तो वो उस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए लिखते हैं। वे लिखकर अपने अंदर की छटपटाहट से आज़ादी पाना चाहते हैं। वे तटस्थ रहकर अपने अंदर के विचारों को जानने के लिए लिखते हैं, कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है मेरे अंदर, इसलिए वो लिखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं? निबंध के आधार पर लिखिए कि वैचारिक मतभेदों को भुलाकर दो समुदायों में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी कि हम लोग के अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ यहाँ पर देशों की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे समुदाय होते हैं जिनमें विचारों को लेकर बहुत मतभेद चलता है। तो उनको भुलाकर हम कैसे एक दूसरे के प्रति आदर बढ़ा सकते हैं। वैचारिक मतभेदों को भुलाकर दो समुदायों में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के तीज त्योहारों मनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक समुदाय को होना चाहिए। जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर किसी में कोई अंतर करना उचित नहीं है। सभी समुदाय के लोगों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। हर समुदाय के लोगों के विचार और सोच में अंतर हो सकता है, परंतु हमें ये भाव त्यागना होगा कि हमारी सोच उससे बड़ी है और उसकी सोच छोटी है। जब हम सभी समुदाय के प्रति मान सम्मान का, बराबरी का और उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे, तो सभी मतभेदों को भुलाकर शांति से रह पाएंगे। हमारे देश में हम विभिन्न संस्कृतियां हैं। अगर हम सारी संस्कृतियां एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम और अपने आप को सर्वोच्च दिखाने का काम करने लगे, तो हमारे बीच मतभेद बढ़ते चले जाएंगे, हम शांति से नहीं रह पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की रीति रिवाजों, परंपराओं, धर्म, जाति सभी का सम्मान करें। जैसे हम सम्मान अपने रीति रिवाजों का करते हैं, वैसे उनके रीति रिवाजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए।
लेखक की आभ्यंतर विवशता क्या होती है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। लेखक की आभ्यंतर विवशता यह है कि वह स्वयं को पहचानने के लिए लिखता है। लेखक लिखकर अपने मन के अंदर की विवशता को जानना चाहता है। जो विचार उसके अंदर छटपटाहट पैदा कर रहे हैं उन्हें जानने के लिए लिखता है। लेखक मानता है कि कई बार बाहरी तत्वों जैसे आर्थिक विवशता, संपादक का आग्रह प्रसिद्धि पाने या बनाए रखने के लिए भी लिखा जाता है, परंतु लेखक तटस्थ रहकर आंतरिक विचारों से मुक्ति पाने के लिए अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता है। तो वो क्यों इसलिए लिख रहा है? वो अपनी आंतरिक विचारों से मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए लिखना चाहता है कि हम लिखेंगे तो हम अंदर की छटपटाहट एक तरीके से हम बयां कर देंगे तो वो छटपटाहट मेरी अंदर से कम हो जाएगी। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में अज्ञेय जी अपनी आंतरिक व्यवस्था को प्रकट करने के लिए लिखते हैं। वे तटस्थ होकर ये देखना चाहते हैं कि उनका मन क्या सोचता है। मतलब हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अपने मन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को और अपने मन को अलग अलग कर दिया। अब वो अपने आप को अलग करके ये देख रहे हैं कि मेरा मन आखिर क्या सोच रहा है और किस तरफ जा रहा है। वे लिखकर मन की बेचैनी और छटपटाहट से मुक्ति पाने के लिए लिखते हैं। वे स्वयं को जानते हैं, जानने और समझने व पहचानने के लिए लिखते हैं। वे यह भी मानते हैं कि कई बार कुछ लोग आर्थिक कारणों से लिखते हैं या कुछ संपादक के दबाव और प्रसिद्धि की कामना के लिए लिखते हैं। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है लिखने की? उनकी आंतरिक अनुभूति से उन्हें प्रेरणा मिल रही है लिखने की, कि किस तरीके से वो अपनी तकलीफ को प्रकट करें। मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न का लेखक ने क्या उत्तर दिया, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। लेखक अज्ञेय जी ने मैं क्यों लिखता हूँ के उत्तर में कहा कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः वह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो अंदर से विवश हैं। अब वो विवशता के कारण उनके अंदर बेचैनी है। अब उस बेचैनी से वो मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि मैं लिख लेता हूँ तो मुझे उस बेचैनी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। वह इसलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सके। उनके मन में जो विचारों की छटपटाहट व बेचैनी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने और संपादक की विवशता या दबाव के कारण लिखता है, पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचारों को तटस्थ रख कर सबके समक्ष प्रस्तुत करने व आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। रचनाकार के लिए अनुभूति के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने के कारण बनते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक पर कौन कौन से दबाव हैं। तो एक तो उन्होंने बताया कि वो विवशता के कारण लिख रहे हैं, तो ऐसे और भी बहुत सारे दबाव बाहरी पड़ते हैं जिनकी वजह से लेखक लिखते हैं। वो क्या है? रचनाकार के लिए अनुभूति के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने का कारण बनते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक के मन में भीतरी विवशता से प्रेरित होकर ऐसी अनुभूति जागृत होती है कि वह अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। इस आंतरिक विवशता या प्रेरणा के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने का कारण बनता है। हिरोशिमा पर लिखी गई लेखक की कविता उनके आंतरिक एवं बाह्य दबाव का परिणाम है। लेखक ने हिरोशिमा में हुए भीषण नरसंहार की पीड़ा को वहां जाने से पहले अनुभव किया, लेकिन जापान यात्रा के दौरान उन्होंने उस विनाश लीला के दुष्प्रभावों का साक्षात्कार भी किया कि उसके बाद उसके जो बुरे प्रभाव पड़े वो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। यह अभिव्यक्ति उनकी यात्रा के बाद बाह्य दबाव एवं आंतरिक अनुभूति दोनों के कारण हुई। तो एक तो उन्होंने जब वो सारी तकलीफें देखी तो अंदर से तो वो बेचैन थे ही, लेकिन जब वो वहां से लौट कर आए तो बाहर दबाव पड़ा, संपादक का दबाव पड़ा कि नहीं आप कुछ लिखिए, आप वहां से आए हैं। तो ये दोनों दबाव के कारण उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। अतः आंतरिक अनुभूति के साथ साथ बाह्य दबावों ने भी लेखक को लिखने के लिए बाध्य किया। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने अपने लिखने का क्या कारण बताया है। लेखक अज्ञेय जी ने मैं क्यों लिखता हूँ के उत्तर में कहा है कि वे अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः यह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वह इसलिए लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सके। उनके मन में जो विचारों की छटपटाहट व बेचैनी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं।
वे ये भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने और संपादक की व्यवस्था या दबाव के कारण भी लिखता है, पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचारों को तटस्थ रख कर सबके समक्ष प्रस्तुत करने व आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने ये जो पाठ पढ़ा ना, इसमें एर घेर कर सब जगह लगभग एक ही चीज पूछी गई है कि लेखक क्यों लिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये आपके शीर्षक में ही है, इसलिए मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। आप उनके मेन कारणों को जानिए और फिर क्वेश्चन इधर उधर कहीं से भी बनाया जाए, आप आसानी से लिख पाएंगे।